हेलो दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड और बहुत सारी अलग अलग ग्लैंड्स जो बॉडी में होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, तो हार्मोन क्या होता है, किस तरीके से ये एक्ट करता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से आपको एग्जाम में इतने सवाल नहीं मिलेंगे लेकिन वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है और एक बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोन्स की डेफिनेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए ये आपके पास एक तरीके का कोई ऑर्गन है। ठीक है, इस ऑर्गन के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है। अब आप ये देखिए, मैंने इधर कोई भी डक्ट नहीं बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक ब्लड वेसल है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा ऑर्गन है जिसको हम बोल रहे हैं, मान लीजिए टारगेट ऑर्गन। तो होगा क्या, मेरे पास इन स्पेशलाइज्ड सेल से कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा और वो केमिकल सब्सटेंस कहाँ जाएगा, मेरे पास ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो कहाँ जाएगा, टारगेट ऑर्गन में। तो वो जो केमिकल सब्सटेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। तो हमको हार्मोन की डेफिनेशन 4 पॉइंट्स में याद रखनी है, जो कि है हमारे पास हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये मैंने आपको बताया कि इन ऑर्गन्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। फिर सिक्रीट किस में होते हैं, ये डक्ट लेस ग्लैंड्स में। डक्ट नहीं बनाई है मैंने, किसी भी तरीके की डक्ट नहीं बनाऊंगा तो वो क्या होगा, जो हार्मोन है मेरे पास वो ब्लड में रिलीज होंगे। ठीक है, क्योंकि डक्ट नहीं है तो वो डक्ट में रिलीज हो नहीं पाएंगे, तो किस में रिलीज होंगे, ब्लड में रिलीज होंगे। और अगर वो ब्लड में रिलीज होंगे तो वो कहाँ तक जा पाएंगे, जो हमारे पास स्पेसिफिक टिश्यू या फिर जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक आराम से जा पाएगा। और ये जो टारगेट ऑर्गन होता है वो अवे फ्रॉम द साइट ऑफ सिक्रीशन होना चाहिए, मेनली होना चाहिए। अगर पास में होता है तो फिर हम दूसरे टाइप का हार्मोन या फिर ग्लैंड इनको बोलते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप हार्मोन की डेफिनेशन यहाँ पे सम अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि डक्ट लेस होते हैं, उनमें डक्ट्स नहीं होती, और वो अपना सिक्रेशन किस में सिक्रीट करते हैं, ब्लड में सिक्रीट करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसी से एक रिलेटेड टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको कैसे याद रखना है, एंडो, एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो अगर सिक्रीशन ब्लड के अंदर हो रहा है तो वो कौन सी ग्लैंड्स होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसके अपोजिट होती है, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है और ये अपना सिक्रीशन डक्ट्स में सिक्रीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बेसिक क्लियरेंस आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में, मतलब ग्लैंड्स किस तरीके की होती है। ये सिंपल सी एक मतलब टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमने देख लिया था एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वो जो होती है वो है सिक्रीशन सर्कुलेट इन ब्लड, कि वो जो अपना सिक्रीशन है वो ब्लड में सिक्रीट करेगी और उसके जो सिक्रीशंस है वो दूर ऑर्गन्स तक जाएंगे। एग्जाम्पल, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, उसने सिक्रीट किया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ तक गया, थायराइड ग्लैंड तक, और किसके थ्रू गया, ब्लड के थ्रू। तो ये हमारे पास किस तरीके की ग्लैंड हो गई, एक तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। वहीं हम दूसरी बात करें पैराक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, तो पैरा मतलब आप समझ रहे होंगे पास में, पैरा कैसे याद रखना है, पास में। तो इसके जो सिक्रीशन होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं और किस पे एक्ट करते हैं, एडजेसेंट टारगेट सेल्स। मतलब उसने सिक्रीट किया, मान लीजिए ये सेल थे दो, उनके बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो यहाँ से सिक्रीशन रिलीज हुआ, वो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो जो बाजू की सेल्स है उसके अंदर जाके एक्ट कर रहा है। तो उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, पैराक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, पैराक्राइन ग्लैंड्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन लोकल एक्शन ही, मतलब पेनक्रियास के सेल्स पे ही एक्शन करता है। वो कैसे करता है हम पेनक्रियास वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड और पैराक्राइन ग्लैंड एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आता है हमारे पास
ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। अब नाम से आप समझिए, ऑटो मतलब वो खुद का सिक्रीशन खुद पे ही एक्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो सिक्रीशन एक्ट ऑन ग्लैंड सेल्स इटसेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जो एंडोथीलियम होती है, एंडोथीलियम क्या होती है, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स की एपिथीलियम होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एंडोथीलियम। ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, उसकी मैंने बना दी एपिथीलियम, तो उसी को क्या नाम देंगे, एंडोथीलियम। तो ये एंडोथीलियम क्या रिलीज करती है हमारे पास, पीएएफ। पीएएफ होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो वो क्या करती है, दूसरे एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर एक्ट करती है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, ऑटोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। अब न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स क्या होता है कि कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या होता है, खुद हार्मोन सिक्रीट करने लग जाते हैं। मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ये मैं न्यूरॉन बनाता हूँ, ये न्यूरॉन खुद एक हार्मोन सिक्रीट करने लग गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक तरीके का न्यूरो एंडोक्राइन सेल। इसका एग्जांपल क्या है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये आपने देखा होगा कि हमारा जो पिट्यूटरी होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास दो हार्मोन्स आते हैं, एक होता है एडीएच हार्मोन और एक होता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से न्यूरॉन्स की ही जो एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग्स है, उनसे ही ये दोनों हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के एक तरीके से ये सिक्रीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। तो सिंपल सा है, मान लीजिए मैं ये केमिकल सब्सटेंस बना रहा हूँ जो कि किससे रिलीज होगा, डक्टलेस ग्लैंड्स के स्पेशलाइज्ड सेल से रिलीज होगा। और किस में रिलीज होगा, ब्लड में रिलीज होगा। और कहाँ पे एक्ट करेगा, अपने से डिस्टेंट ऑर्गन पे जाके एक्ट करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हार्मोन, ठीक है। तो ये केमिकल सब्सटेंस है। अब केमिकल है तो ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ये प्रोटीनियस नेचर का हो सकता है, ये लिपिड नेचर का हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमने इस हार्मोन को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे, जैसा अभी मैंने आपको बताया, अगर ये प्रोटीन है तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन। अगर ये लिपिड है तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ है तो उसको हम क्या, अदर कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। तो हम जैसे जैसे हार्मोन्स पढ़ेंगे वैसे आपको ये सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे कि कौन सा हार्मोन स्टीरॉयड है, कौन सा हार्मोन पेप्टाइड है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अभी आप जस्ट एक क्लासिफिकेशन याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, कि मतलब रिसेप्टर्स किस जगह पे है उस पर डिपेंड करता है। तो आप देखिए जो हार्मोन है वो किसी ना किसी सेल पे जाके एक्ट करेगा। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक सेल है, तो सेल के अंदर मैंने ये क्या बनाया है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मान लीजिए इस हार्मोन के रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है तो ये एक टाइप हो गया। और एक टाइप क्या हो सकता है कि सेल के अंदर इसके रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है या फिर सेल के अंदर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्टिंग ऑन प्लाज्मा रिसेप्टर्स, ठीक है, और दूसरा एक्टिंग ऑन इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, सेल्स के अंदर वाला रिसेप्टर या फिर प्लाज्मा रिसेप्टर्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन, कि किस साइट पे जाके हमारा हार्मोन एक्ट कर रहा है। मान लीजिए आजू बाजू ही कहीं जाके एक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल हार्मोन। और फिर क्या है, अगर कहीं और जाके एक्ट कर रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल हार्मोन, जनरल टाइप ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके से हमने हार्मोन्स को क्लासिफाई कर दिया है। पहला था हमारे पास केमिकल नेचर के बेसिस पे, दूसरा था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, और तीसरा था अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं चौथा टाइप, जो कि हमारे पास एक तरीके का रिसेंट क्लासिफिकेशन किसी बंदे ने किया था। तो उसने क्या किया, इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि हार्मोन दो ग्रुप्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। है ये हमारे फर्स्ट टाइप की तरह ही। जो ग्रुप 1 है वो है हमारे पास लिपिड सॉल्यूबल, मतलब जो कि जाके लिपिड में घुल जाएगा। दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास वाटर सॉल्यूबल। अब आप खुद सिंपल सा समझिए, जो हार्मोन्स हमारे पास हमने बात करे थे पेप्टाइड टाइप के होते हैं, तो पेप्टाइड टाइप के जो होंगे वो सिंपल सी बात है वाटर सॉल्यूबल होंगे।
और जो हमारे पास स्टीरॉयड टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं वो सिंपल सी बात है हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होंगे। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था क्लासिफिकेशन, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक तरीके का रिसेंट क्लासिफिकेशन बना दिया है, जो क्या कहता है कि ग्रुप 1 वाले जो होंगे वो तो होगा लिपिड सॉल्युबल, ग्रुप 2 वाले जो होंगे वो क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब वाटर सॉल्युबल जो होता है वो क्या होता है, आप देखिए जनरली क्या होता है हमारे पास, ये जो सेल है इसके ऊपर हमने बोला था कि रिसेप्टर्स है, एक तो ऊपर रिसेप्टर्स हो सकते हैं और एक अंदर रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे पास लिपिड वाले जो हॉर्मोन्स है वो इंट्रासेल्युलरली एक्ट करते हैं, और जो पेप्टाइड वाले हॉर्मोन्स है हमारे पास वो क्या एक्ट करते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर्स है इन पे एक्ट करते हैं। अब अगर ये इन पे एक्ट करते हैं तो वो क्या एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करेंगे। अब ये क्या होता है ये हम आगे लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको जस्ट एक आइडिया रखना है कि अगर हम ग्रुप 2 को भी आगे फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो वो किस बेसिस पे होगा। तो अगर 2A किस बेसिस पे होगा, अगर CAMP हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। 2B किस हिसाब से होगा, अगर CGMP हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। 2C किस हिसाब से होगा, कैल्शियम या फिर IP3 DAG हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। और 2D किस हिसाब से होगा, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी अगर हमको देखने को मिल रही है तो 2D होगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता, जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स देखी थी और हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम देखेंगे हार्मोन रिसेप्टर्स की प्रॉपर्टीज, कि जो हमारे पास रिसेप्टर होता है हार्मोन का उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अब हम इस रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। तो आपको 4-5 पॉइंट ही मेनली याद रखना है। सबसे पहली बात कि हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन द टारगेट साइट। मतलब ये मान लीजिए मेरा टारगेट ऑर्गन है, तो इस टारगेट ऑर्गन के ऊपर मेरे पास क्या प्रेजेंट होंगे, हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर्स। याद रखिए, नंबर एंड एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर्स। मान लीजिए ये जो ऑर्गन है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास इतने सारे रिसेप्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे रिसेप्टर्स है। अगर बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हार्मोन रिलीज होगा तो वो आसानी से एक्ट कर सकता है। और क्या होगा, मेरे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन है, मतलब एक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एक्शन होगा मतलब जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स होंगे उतना ज़्यादा एक्शन होगा। एक तो ये हो गया, और एक मान लीजिए जो मेरे पास रिसेप्टर्स है उसकी एफिनिटी ज़्यादा है हार्मोन के लिए। अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी तो भी मेरे पास क्या होगा, एक्शन ज़्यादा होगा। तो याद क्या रखना है आपको कि जो एक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर्स। एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर्स, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है रेट लिमिटिंग फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 हार्मोन थे और मेरे पास क्या थे, 3 ही रिसेप्टर्स थे। ये पहला रिसेप्टर, ये दूसरा रिसेप्टर और ये तीसरा रिसेप्टर। तो मेरे पास 3 ही हार्मोन इधर मान रहा हूँ और 3 ही मेरे पास क्या थे, रिसेप्टर। अगर ये तीनों आके यहाँ पे बाइंड हो गए तो अब मेरे पास और कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाके हार्मोन बाइंड होंगे। तो मान लीजिए अब मेरे पास फोर्थ हार्मोन है, 5th हार्मोन है, तो भले ही ये यहाँ पे है लेकिन वो क्या करेंगे, इस टारगेट साइट पे बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लिमिटिंग फंक्शन। रेट लिमिटिंग फंक्शन क्या हुआ कि जो एक्शन ऑफ हार्मोन है वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता अगर रिसेप्टर सैचुरेट हो चुके हैं। अगर रिसेप्टर सैचुरेट हो चुके हैं तो उनका जो फंक्शन है वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लिमिटिंग फंक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट होता है हार्मोन का जिसको हम बोलते हैं परमिसिव इफेक्ट ऑफ हार्मोन। अब परमिसिव इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक हार्मोन है जिसको मैंने नाम दे दिया हार्मोन नंबर 2। हार्मोन नंबर 2 किस पे एक्ट कर रहा था, इन 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा था। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कहीं से एक हार्मोन आता है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ हार्मोन नंबर 1। उस हार्मोन नंबर 1 की वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास हार्मोन नंबर 2 थे उसके रिसेप्टर्स बढ़ गए। ठीक है, उसके रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे तो सिंपल सी बात है उसका इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, उसका इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं परमिसिव इफेक्ट ऑफ हार्मोन। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वन हार्मोन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर हार्मोन। कि मतलब जब मैंने फर्स्ट हार्मोन जब इधर लाया उससे सेकंड जो हार्मोन था उसका इफेक्ट बढ़ गया, उसका इफेक्ट बढ़ गया। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, परमिसिव इफेक्ट ऑफ
हार्मोन। ये बच्चे जनरली नहीं समझ पाते, पर यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। तो जो हार्मोन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, याद रखना। मतलब अगर उसको एक्ट करना है जिस टारगेट ऑर्गन पे, वो उसी पे ही जाके एक्ट करता है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, कभी कभार हमको ओवरलैपिंग फंक्शन देखने को मिलता है। मतलब कोई एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की जगह एक्ट कर रहा है। ये हमको एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के केस में देखने को मिलता है। ये हम आगे एग्जांपल्स में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था, या तो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं या फिर इंट्रा सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड, या फिर मेरे पास जो रिसेप्टर्स है वो कैसे हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेनली 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कि है हमारे पास प्रेजेंट ऑन टारगेट साइट्स। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर्स। तीसरा हो जाएगा रेट लिमिटिंग फंक्शन। फिर आ जाएगा हमारे पास परमिसिव इफेक्ट, और फिफ्थ हो जाएगा इट इज हाईली स्पेसिफिक बट कैन परमिट ओवरलैपिंग फंक्शन। ये 5 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आपके हार्मोन रिसेप्टर्स की प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम एक दो छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक होता है एगोनिस्ट और एक चीज होती है हमारे पास एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो एगोनिस्ट क्या होता है, मान लीजिए ये एक हार्मोन है, ठीक है। इस हार्मोन से मिलता जुलता एक और चीज मेरे पास आ गई। ये तो क्या था हमारे पास, हार्मोन, ठीक है। और इससे सिमिलर मतलब इसी के जैसा दिखने वाला एक चीज जिसको मैं नंबर दे रहा हूँ 1, ठीक है, ये हमारे पास है। ये हार्मोन किस पे एक्ट कर रहा था, टारगेट साइट पे। वहीं ये जो हमारे पास दूसरा केमिकल सब्सटेंस है वो भी क्या उधर ही जाके एक्ट कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है, जो हमारे पास रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट, ठीक है। तो एगोनिस्ट क्या होता है, फर्स्टली इट शुड शो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू द हार्मोन। हार्मोन के साथ इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, इट कैन एक्टिवेट रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना चाहिए, और अगर वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा तो वो अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हार्मोन की तरह दिख रहा है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है और उसके इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, एगोनिस्ट। मतलब वो इस हार्मोन के एगोनिस्ट है। वही हम बात करें एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, मान लीजिए ये हार्मोन इस रिसेप्टर्स पे एक्ट करता था। अब कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस आया जिसने क्या किया, इस हार्मोन का इस रिसेप्टर पे एक्ट करना बंद कर दिया। अगर ये बंद कर देगा तो उसका जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एंटागोनिस्ट। मतलब जब ये केमिकल सब्सटेंस आया उसकी वजह से ही वो हार्मोन भी काम नहीं कर पा रहा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम दो और टर्म्स देखते हैं जिनका नाम है अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन। ये बहुत ही सिंपल टर्म्स है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं ना कहीं आगे जाके जो मेनली जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अप रेगुलेशन क्या होता है, डाउन रेगुलेशन क्या होता है, तो आप अच्छे से यहाँ पर समझिएगा। तो पहले हम देखते हैं अप रेगुलेशन। तो अप रेगुलेशन क्या है मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास है हॉर्मोन्स, ठीक है, ये है मेरे पास हॉर्मोन्स और ये है मेरे पास हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितनी काउंटिंग करी है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 हार्मोन थे और 3 थे मेरे पास रिसेप्टर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी वजह से मेरे हॉर्मोन्स का लेवल कम हो गया। अगर मेरे ब्लड में हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो बॉडी इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, बॉडी क्या करेगी, रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज कर देगी। बॉडी क्या करेगी, रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन वो कैप्चर कर सके, ठीक है। तो जैसे ही हार्मोन का लेवल कम हुआ उसी के साथ क्या हो जाएगा, मेरे रिसेप्टर्स का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो रिसेप्टर्स का लेवल बढ़ा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अप रेगुलेशन, की मेरे जो रिसेप्टर्स थे वो अप रेगुलेट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि अप रेगुलेशन क्या होता है। इसी का अपोजिट अगर हम करें तो डाउन रेगुलेशन क्या होगा, अगर ये हार्मोन के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, अगर हमारी बॉडी में हार्मोन के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो रिसेप्टर्स है उसके नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिसेप्टर्स के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि ओवरवेलमिंग इफेक्ट ना आए। यह हमारी बॉडी का एक तरीके का कॉपिंग अप मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे आपको अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा जो पूरा बेसिक वाला कॉन्सेप्ट्स थे
हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो बेसिक बेसिक टर्म्स थे वो सब क्लियर हो गए। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जी प्रोटीन और सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक हार्मोन एक्ट करता है, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो वापस आप वीडियो में जाके अच्छे से उसको देखिए। तो यहाँ पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।